कैसे हो सब लोग। उम्मीद करूंगा कि सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हम द्विघात समीकरण की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे थे और कल हमने 4.1 के प्रश्न नंबर एक को पूरा कर लिया था। अब हम इसके 2 नंबर सवाल पर बात करते हैं। पूछा है कि द्विघात समीकरण के रूप में जो दिया गया, जो हमें जो कंटेंट यानी जो प्रश्न हमें दिया गया उसको हमें द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। पहले तो बता दूं कि द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण कल भी हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी। क्या था, ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण का रूप होता है। ये रूप आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इस समीकरण को, ये जो प्रश्न दिया गया है, इसको हमें इस रूप में व्यक्त करना है। क्या बोला गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या, द्वारा पढ़ देता हूं कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। इस क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करनी है। दोस्तों, सबसे पहले क्या आपको पता होना चाहिए कि आयत होता क्या है। ये होता है आयत। माना इसकी लंबाई x है और इसकी जो चौड़ाई है वो y है, ठीक है। माना इसकी लंबाई x है और चौड़ाई y है। ये मैं लिख देता हूँ। माना आयत की लंबाई x मीटर व चौड़ाई वो क्या है, y मीटर है, ठीक है। बोला है इसका क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। इस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्या है हमारे पास x और चौड़ाई कितना है y। ये हमें दिया गया है कितना, 528 मीटर स्क्वायर। इसके बाद में आगे बोला है कि क्षेत्र की लंबाई यानी x, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने, चौड़ाई कितनी है y के दुगने यानी 2 गुणा, किसे एक अधिक है। क्या एक अधिक है। दोबारा देखो, क्षेत्र की लंबाई यानी x चौड़ाई के दुगने यानी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, एक अधिक है। मैंने जैसे प्रश्न ने बोला वैसे वैसे कर दिया। अब क्या करना है भी, या तो x का मान यहाँ पे रख दो या y का मान निकाल के यहाँ पे रख दो। x का मान मैं यहाँ पे रखूँ तो क्या बनता है, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1 और इसको मान लिया 2, यानी समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर करेंगे तो क्या बनेगा। देखो, ये है x की जगह पर क्या रखूँगा, ये रखूँगा 2 y प्लस में 1 रखूँगा और आगे क्या है y बराबर में क्या है 528। अब इसको अंदर गुणा करो, 2y को y से गुणा करूँगा तो 2y² और 2y ये हो गया। अब 1 को y से गुणा करूँगा प्लस में y बराबर में 528। अब इस 528 को उधर लेके जाएँ तो 2y² प्लस में y माइनस में कितना हो जाएगा 528 बराबर में क्या है 0, ठीक है। अब ये देखो द्विघात समीकरण के रूप की दिखाई दे रही है या नहीं। देखो इसकी तुलना, यदि मैं x की जगह पर यहाँ पे y आ गया तो ay² प्लस में by प्लस में c बराबर 0 इस रूप में है या नहीं है। डेफिनेटली इस रूप में है। और हमें प्रश्न में यही बोला है कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और हमने इसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया। उम्मीद करूँगा समझ आ गया होगा। जल्दी से उतार लें। दोस्तों, इसी का प्रश्न नंबर 2 पूछा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्या कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। दोस्तों, एक बात गांठ बांध लो। क्या, एक बात गांठ बांध लो कि जब भी धनात्मक पूर्णांक मान्य हो, क्रमागत मान्य हो, चाहे कैसे भी मान्य हो, 2 क्रमागत अगर पूछ ले, क्रमागत बोले तो क्या करना है, क्रमागत बोले तो आपको पहले x मानना है और x इसके दूसरा जो मान है वो x + 1 मानना है। यदि आपको 3 क्रमागत बोल दे, 3 क्रमागत ऐसे अगर बात पूछ ले भी 3 क्रमागत मानिए तो आपको क्या करना है, 3 क्रमागत अगर धनात्मक पूर्णांक मानने को बोले तो क्या मानोगे, x - 1 x और x + 1। अगर इस क्रमागत धनात्मक की जगह अगर विषम बोल दे तो भी आपको यही मान्य है। सम बोल दे या विषम बोल दे तो आपको यही मान्य है। क्या, अगर
क्रमागत धनात्मक 2 बोले तो ये लेना है, विषम बोले चाहे सम बोले x और x प्लस 1। अगर 3 बोले चाहे सम बोले चाहे विषम बोले, आपको क्या लेना है, यही लेना है, विषम सम बोले चाहे विषम बोले। 3 क्रमागत x माइनस 1 x और x प्लस 1। अगर आपको 4 बोल दे कहीं भी, 4 मानिए तो 4 क्रमागत मान्य हो तो क्या करना पड़ेगा, x माइनस क्या मानेंगे, पहले x माइनस 4, इसके बाद में x माइनस 2, x प्लस 2 और x प्लस में 4। ऐसे आपको 4 मान्य है, 5 बोले तो इस प्रकार मेंटेन रूप में मान्य है, ताकि आपका जो सवाल है वो सरल हल हो जाए। अगर आप गाइडों में देखो तो पहले x मानिए दूसरा y मानेंगे, ऐसे आपको नहीं करना है क्योंकि आप स्मार्ट स्टूडेंट हो। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या करना है, कैसे करते हैं। बोला है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया हमने, x और x प्लस 1 है, ये हमने मान लिया भी 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है। बोला है इनका गुणनफल, यानी x और x के साथ x प्लस 1 इन दोनों का गुणनफल क्या दिया है, 306 दिया गया है। कितना, 306 दिया गया है, 306 है। तो हमें x का इन क्रमागत पूर्णांकों का मान ज्ञात करना है। x को अंदर गुणा करो, क्या बनेगा, x स्क्वायर, x को प्लस x से गुणा करेंगे तो प्लस x बराबर में 306। अब x स्क्वायर प्लस में x, ये 306 उधर जाएगा तो माइनस का 306 बराबर में 0। ये हमारे पास द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई और यही हमें करना था। ठीक है, उम्मीद करूंगा बात समझ आ गई होगी। इतना सा काम करना था भी, हमें इस द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था, हमने व्यक्त कर दिया। ठीक है, अब इसके आगे के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न पूछा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। क्या, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। क्या दोस्तों, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। हमने माना रेलगाड़ी की जो समान चाल है वो क्या है, माना रेलगाड़ी की समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली। माना रेलगाड़ी की समान चाल क्या है, समान चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, हमने ये मान लिया। बोला भी एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। आपको पता होगा चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। भी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यहाँ से हम समय ज्ञात कर लेंगे। समय क्या होगा, यहाँ से अगर देखें तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा में क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। समय देखो, समय अगर इस दूरी को तय करें तो कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या होगा, दूरी बट्टा चाल। दूरी कितनी है हमारे पास, 480 किलोमीटर, और चाल क्या है, हमने माना है x। ये हो गया समय। अब वो बोल रहा है भी यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। यानी उसी दूरी को तय करने में अगर समय देखें तो क्या होगा, दूरी उतनी है 480 और उसको तय करने में 8 घंटे कम हो जाते हैं। ये 8 घंटे कम कर दिए। अब बोल रहा है भी 3 घंटे अधिक समय लेती है। अगर इन दोनों को सही रूप में बराबर करें तो क्या बढ़ेगा, 480 बटा x। उतनी ही दूरी है और उतने ही समान समय में तय कर रहा है। लेकिन अगर वो 480 किलोमीटर की दूरी, उतनी ही दूरी इस चाल से यानी x माइनस 8 किलोमीटर कम करने पर अगर तय करें तो उसको 3 घंटे अधिक समय लगते हैं। तीनों समय है, ये भी समय है, ये भी समय है, और 3 घंटे अधिक लगता है वो भी क्या है, समय है। तीनों समय को मैंने बराबर कर दिया, प्रश्न के हिसाब से रख दिया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों में लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, नीचे वाले में दोनों में लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम आएगा x और x माइनस 8। अब इन दोनों में इस पूरे में इसका भाग देंगे तो ये बचेगा, यानी 480 गुणा में क्या आएगा, x माइनस 8। ठीक है, बीच में यहाँ पे क्या था, ये एक मिनट ऐसे नहीं, देखो ये 480 बटा में x पड़ा था, इधर क्या आएगा, x माइनस 8 लघुत्तम आएगा। ठीक है, क्या
x माइनस 8 लघुत्तम आएगा। इस पूरे में इसका भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 को 480 से गुणा करेंगे 480, बीच में प्लस है प्लस। लघुत्तम लेना आता होगा, नहीं आता है तो आगे हम वीडियो में आपको समझा देंगे कैसे आता है। इसके बटा में 1 लगाएंगे। अब इसे 1 का इस पूरे में भाग देंगे तो यही आएगा, यानी 3 का गुणा किससे होगा, x माइनस 8 से, ये होगा। ठीक है, अब देखो इसको मैं अगर आगे करूं तो 480 बट्टा में x बराबर में क्या है, 480 प्लस में क्या होगा, 3 को x से गुणा करेंगे तो क्या होगा 3x, और 3 को माइनस 8 से गुणा करेंगे तो 8 दिया कितना होता है 24, बट्टा में क्या है x माइनस 8। अब ये x माइनस 8 उधर भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में, यानी 480 गुणा x माइनस 8 बराबर में क्या होगा, ये सारा पड़ा ही है। 480 में 24 घटाएंगे तो 10 में से 4 गए 6, और 7 में से 2 गया 5, इधर 4 का 4 पड़ा है, प्लस में 3x, और ये x इधर भाग में पड़ा है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अंदर गुणा करो, 480 का x से गुणा करेंगे तो 480x, और 480 को 8 से गुणा करेंगे तो 480 गुणा 8 बराबर क्या होगा, ये है हमारे पास 456। x का गुणा करेंगे तो x 3x, 3 का x का x से गुणा करेंगे तो प्लस में 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये 480x पड़ा है, अब इसको 480 को 8 से गुणा करें तो 480 गुणा 8 को 0 से 0, 8 8 64 हासिल 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38, ये हो गया 3840। इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये हो गया हमारे पास कितना 3840 है। ये हमारे पास पड़ा है 480x, आगे है ये है माइनस में कितना हो गया 3840 हुआ था। ठीक है, आगे क्या पड़ा है, ये बराबर में है 456x, और इधर है प्लस में 3x स्क्वायर पड़ा है। ठीक है, अब ये सारा उधर लेके आए तो यानी 3x स्क्वायर प्लस में 456x, और इस 480 ये प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा 480 माइनस का x, और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस में 3840, अब बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे देखो 3x स्क्वायर प्लस में, अब इन दोनों को करें तो 6 में से ये 456 है, प्लस में 400 माइनस में 480 है, यानी 480 में से 456 घटाएंगे तो 10 में से 6 गया 4, ये 7 में से 5 गया 2, और 4 में से 4 गया 0, यानी क्या आएगा हमारे पास 24x। ये माइनस की बड़ी है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 24x, और इधर है प्लस में 3840 बराबर में 0। अब पूरे को 3 से भाग दें तो क्या बनेगा, यानी मैं अगर इस पूरे को 3 से भाग दूं तो 3 से 3 कट जाएगा, x स्क्वायर बनेगा, माइनस में ये हो जाएगा 8x, और इसको पूरे को 3 से भाग दूं तो 3 एकम 3, 2 3 6 और 8 3 24 बराबर में 0। देखो 3840 है, उसको 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3 0, ऊपर से उतारा 8, 2 3 6, 8 में से 6 गए 2, ऊपर से उतारा 4, और 8 3 24, 24 में 24 गया 0, ये आ गया हमारे पास 1280। यानी अंत में आपको क्या प्राप्त होगा, यही समीकरण प्राप्त होगी जो हमने निकाली है, क्या x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, ये समीकरण हमें प्राप्त करनी थी, जो एक द्विघात समीकरण के रूप की समीकरण है। ठीक है, उम्मीद करूँगा आपको समझ आया होगा, जल्दी से आप इसको उतार ले, और किसी को अगर समझ में नहीं आया, थोड़ी बहुत दिक्कत है तो वो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख ले, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, समझ आ जाएगा। इसी के साथ आज का अध्याय हम यहीं पर समाप्त करते हैं। 4.1 को हमने पूर्ण कर लिया है, अब हम इसके आगे के चैप्टर यानी 4.2 पर बात करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।